Hello everyone, let's start with our first question of today's video, and the question is, given below are some basic activities that occur in an economy. Identify the activity that would not help to study the economy in its totality. Would not help to study the economy in its totality. इस क्वेश्चन में हमें 4 एक्टिविटीज यानी कि कुछ ऑप्शंस गिवन है और हमें इनमें से कोई ऐसी एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है जो हमें अपनी इकोनॉमी को इन इट्स टोटलिटी स्टडी करने में हेल्प नहीं करती, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसिंग पॉलिसीज, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, determination of consumers equilibrium, determination of equilibrium level of income and employment। देखिए, गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है तो वो पूरी स्टेट यानी कि पूरी इकोनॉमी के लिए बनाती है। तो ऑब्वियसली ये माइक्रो लेवल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैक्रो लेवल का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? यानी कि फॉर एग्जांपल फिस्कल पॉलिसीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज या कोई भी तरीके की पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट बनाती है तो वो पूरी इकोनॉमी इन टोटलिटी के लिए बनाती है, सबके लिए बनाती है, यानी लार्जर कॉन्सेप्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होता है। क्लियर? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, एग्रीगेट मींस सम टोटल ऑफ ऑल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। तो ये दोनों तो मैक्रो में कवर होते हैं, हमें इन्होंने पूछा है नॉट कवर्ड। ओके, तो डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यानी कि एक इकोनॉमिक एजेंट है कंज्यूमर, उसके इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को पता करना, ये एक माइक्रो लेवल कॉन्सेप्ट है, ये माइक्रो थ्योरी है, इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं। दैट इज व्हाई ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जब ये स्टडी नहीं होती तो फिर ऑब्वियसली दिस इज अवर राइट आंसर। लास्ट ऑप्शन इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली ये एक मैक्रो लेवल की थ्योरी है, तो ये तीनों थ्योरीज हमारी कवर होती है मैक्रो में। सिर्फ एक बी ऑप्शन है, आई एम सॉरी सी ऑप्शन है जो कि हमारा आंसर है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड्स परचेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स आर। अब देखिए, गुड्स को दो पर्पसेस के लिए परचेज किया जा सकता है, या तो कुछ और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, या अपनी किसी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए। तो वो कौन से गुड्स हैं जिन्हें हम अपनी वांट्स सेटिस्फेक्शन के लिए बाय करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन इज कैपिटल गुड्स। नो, क्योंकि कैपिटल गुड्स आर आर परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उन्हें वो गुड्स और गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए चाहिए। तो कैपिटल गुड्स आर परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो यानी कि ये हमारी वांट सेटिस्फेक्शन के लिए जरूरी नहीं है, ये हमारी वांट सेटिस्फेक्शन के लिए यूज नहीं होते। सेकेंड, फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स में भी देखो, फाइनल गुड्स आर द गुड्स विच आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूजर्स। अब फाइनल यूजर्स प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं। तो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, तो हमें नहीं पता ना कि अगर प्रोड्यूसर्स होंगे तो क्या पता कैपिटल गुड्स ही हो, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन, कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स आर द फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स, and why consumers purchase these goods? To satisfy their wants. तो consumer goods यानी कि consumption goods is the right answer, जैसे कि कार, फर्नीचर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड, ये सब, क्लोथ्स, इवन के बुक्स, ये सब हमारे कंजम्पशन गुड्स हैं। क्लियर? इंटरमीडिएट गुड्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स इट इज लाइक रॉ मटेरियल, है ना। तो इंटरमीडिएट गुड्स भी प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं अपनी वांट सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, बल्कि और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, dash goods refer to those goods which help in the production of other goods and services। अब वो कौन से गुड्स हैं जो और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं? क्लियर? तो देखिए, क्या फाइनल गुड्स हैं? नो, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूजर्स। अब उसमें तो कंज्यूमर्स भी आ गए, है ना, फाइनल यूजर्स में। तो ऑब्वियसली अब कंज्यूमर साथ में, वो तो प्रोडक्शन में यूज नहीं होते, तो क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कौन से फाइनल गुड्स, तो यानी कि ये हमारा राइट आंसर
नहीं होगा। सेकेंड, इंटरमीडिएट गुड्स, यस। अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, बट वो रीसेल के लिए भी होते हैं। पर यहां पे हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, क्योंकि कैपिटल गुड्स आर द गुड्स विच आर ओनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड services. These are the final goods, ठीक है ना? These are the fixed assets which are used by the producers for producing other goods and services. Clear? कंजम्पशन गुड्स बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उनका मेन काम क्या है? वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, गुड्स परचेज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस आर फाइनल गुड्स। तो वो कौन से गुड्स हैं जिन्हें हम फाइनल गुड्स बोलते हैं? फाइनल गुड्स आर द गुड्स विच आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल यूजर्स, either for consumption or for investment purposes. तो देखते हैं एक बार ऑप्शंस को अपने, ठीक है? तो देखें, for satisfaction of wants, right, they are used for satisfaction of wants, for investment purposes. तो यानी कि the right answer is both A and B. Clear? Next question. Dash are those goods which require further processing or must be resale in the same year. फर्दर प्रोसेसिंग में यूज होंगे, यानी जिनको प्रोसेस किया जाएगा, और वो रीसेल के लिए भी यूज होते हैं। ये तो एक ही गुड्स है, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो या तो कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो यानी कि फाइनल गुड्स तो राइट आंसर हो ही नहीं सकता, तो आंसर इज इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर? तो देखिए फाइनल गुड्स बिल्कुल भी राइट आंसर नहीं है, क्योंकि ये या तो कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए। कंज्यूमर गुड्स सिर्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज होते हैं, यानी कि वांट सेटिस्फेक्शन के लिए। कैपिटल गुड्स जो है दीज आर फॉर अपना फिक्स एसेट्स हैं, ये भी प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। क्लियर? The right answer is intermediate goods, क्योंकि intermediate goods are like raw material, they are used for processing and to be converted for making other goods and services. ठीक है, इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसके अलावा ये रीसेल के लिए भी यूज होते हैं। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। Dash variable refers to that variable which is measured at a particular point of time. अब दो तरीके के इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं हमारे पास, या तो या तो स्टॉक या फिर फ्लो। अब जो स्टॉक वेरिएबल है उसे हम पढ़ते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि स्टॉक वेरिएबल इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल योर बैंक बैलेंस, योर करंट बैलेंस आप कह सकते हो। स्टॉक जो इन्वेंट्री का स्टॉक है इस टाइम पे कितना है, वो हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं। पर एक होता है फ्लो, दैट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक मंथली, ईयरली, क्वार्टरली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल योर एक्सपेंसेस, योर इनकम, ठीक है, या चेंज इन इन्वेंट्री। तो ये सब फ्लो वेरिएबल्स होते हैं। इन्होंने हमसे यहां से पूछा मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो स्टॉक इज द राइट आंसर। फ्लो इज मेजर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इन्वेंट्री अपने आप में ही एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो जब हमें यहाँ पे स्टॉक गिवन है तो इन्वेंट्री आंसर नहीं होगा। इनकम इज अ फ्लो वेरिएबल, ठीक है, इनकम हम देखते हैं पूरे मंथ की, पूरे ईयर की, तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर की जाती है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी फ्लो का ऑप्शन भी हमने कैंसिल कर ही दिया है, तो राइट आंसर इज स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash variable refers to that variable which is measured over a period of time, over the period. Clear? तो obviously the right answer is flow. Stock हो नहीं सकता क्योंकि it is measured at a particular point of time. इन्वेंट्री भी अपने आप में एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और जब ऑप्शंस में फ्लो गिवन होगा तो इनकम राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि फ्लो ही राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, inventory is a dash concept whereas the change in inventory is a dash concept. इन्वेंट्री कौन सा कॉन्सेप्ट है? इन्वेंट्री को हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सकते हैं, स्टॉक को, ठीक है ना, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स हम उसको मेजर कर सकते हैं। क्लियर? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के कितना स्टॉक है। पर चेंज इन इन्वेंट्री, वो चेंजेस जो होते हैं वो ओवर द टाइम होते हैं, तो चेंज इन इन्वेंट्री इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो राइट आंसर इज
Inventory is a stock concept and change in inventory is flow concept. A option is the right answer. Next question. The second last question is, which of the following is not a factor payment? कौन सी एक इनमें से एक ऑप्शन है जो फैक्टर पेमेंट नहीं है? फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं? देखिए, दो तरीके की पेमेंट्स होती हैं, एक होती है फैक्टर पेमेंट्स, एक होती है ट्रांसफर पेमेंट्स. फैक्टर पेमेंट्स आर अर्नड पेमेंट्स, वो अर्नड इनकम्स हैं जो फैक्टर सर्विसेज को दे के बदले में अर्न की जाती हैं, जैसे कि लैंड के बदले में रेंट, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, है ना. बट ट्रांसफर पेमेंट्स अनअर्न्ड पेमेंट्स होती हैं, उनको हम अर्न नहीं करते, किसी फैक्टर के ऊपर से अर्न नहीं करते, वो एज अ रिवॉर्ड नहीं मिलती हमें. ठीक है, जैसे कि स्कॉलरशिप्स, सब्सिडीज, ठीक है, ये सब क्या है? ये ट्रांसफर पेमेंट्स हैं. पर यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? विच इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट, यानी कि जो ट्रांसफर पेमेंट है हमें वो बतानी है. ठीक है, तो फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल. अब डिफेंस पर्सनल को जो भी आप फ्री यूनिफॉर्म दे रहे हो वो उनके कंपनसेशन का पार्ट है, वो उनकी रेम्यूनरेशन का ही पार्ट है. क्लियर? तो ये अर्नड इनकम है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा. सैलरीज टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सैलरीज या रेम्यूनरेशन है ना इनकी, ठीक है, तो ये भी काउंट नहीं होगा, ये फैक्टर पेमेंट है. हमें तो नॉट अ फैक्टर पेमेंट बतानी है. तो देखें, रेंट पेड टू ऑनर ऑफ अ बिल्डिंग, अब रेंट भी तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग, अपनी लैंड से अर्न किया है, तो वो भी अर्नड इनकम है, फैक्टर पेमेंट है. ठीक है, स्कॉलरशिप्स गिवन टू द स्टूडेंट्स, ये अनअर्न्ड इनकम है, ये ट्रांसफर पेमेंट है. समझे, जो ट्रांसफर पेमेंट होती है वो वन साइडेड होती है, वो यूनिलेटरल होती है. क्लियर? ओके. The last question, unforeseen obsolescence of fixed capital assets during production is. देखिए, एक होता है foreseen obsolescence, एक होता है unforeseen obsolescence. foreseen obsolescence यानी कि कोई ऐसा इवेंट हो जिससे आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू कम हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसकी डिमांड कम हो जाए या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, है ना. ये हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट करके चलते हैं मार्केट में, इनको हम समझते हैं, इनको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, तो ये फोरसीन ऑब्सोलेसेंस है. अब अनफोरसीन ऑब्सोलेसेंस जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे फ्लड्स. अब फ्लड्स को आप एस्टिमेट करके थोड़ी चलोगे कि इससे मेरी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, ये अनफोरसीन है. अभी ये किसने देखा? कोई भी नेचुरल इवेंट हो, ये किसने देखा? तो ये अनफोरसीन ऑब्सोलेसेंस है. तो देखें, अनफोरसीन ऑब्सोलेसेंस, आई एम सॉरी, unforeseen obsolescence of fixed capital assets during production is. तो देखिए, जब भी अनफोरसीन ऑब्सोलेसेंस होता है, देखो अगर तो फोरसीन ऑब्सोलेसेंस होगा तो वो हम डेप्रिसिएशन में कवर करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन 3 मेजर इवेंट से होती है, रेगुलर वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और फोरसीन ऑब्सोलेसेंस. पर यहां पे है अनफोरसीन ऑब्सोलेसेंस. जब भी अनफोरसीन ऑब्सोलेसेंस के कारण आपकी एसेट ऑब्सोलीट होती है तो उससे कैपिटल लॉस होता है. क्लियर? तो देखें, अनफोरसीन ऑब्सोलेसेंस कंजम्पशन की बात नहीं करती, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डेप्रिसिएशन, ये फोरसीन ऑब्सोलेसेंस से होता है. क्लियर? कैपिटल लॉस, दिस इज द राइट आंसर. इनकम लॉस इज नॉट एट ऑल राइट आंसर, एंड नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में कैपिटल लॉस है. क्लियर? तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आने वाली और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.